हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए होने वाली है। क्या मतलब? हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट, 11th क्लास का स्टूडेंट, 12th क्लास का स्टूडेंट, हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस मैटर क्या करता है कि वो एक साइंस स्टूडेंट हो, क्योंकि आफ्टर साइंस हम लोग क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फ्लो करता है वो होता है हमारा ब्लड। वेसल्स में, नर्व्स में, हर जगह पे कौन प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि ब्लड क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड, तो तुम क्या कहोगे? रेड कलर का होता है? नहीं भाई, तुम एक साइंस स्टूडेंट हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब उसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड। और वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बॉडी पार्ट्स को या फिर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। थिंक ऑफ ब्लड एज अ बाउल ऑफ सूप। मतलब कि ब्लड को कैसे समझो? जैसे कि एक सूप बोल है। ठीक है, यानी कि एक बाउल है, उसके अंदर क्या है? सूप है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिक्विड बेस। तो एक ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो हमें देखना है। एक होता है लिक्विड बेस और एक होता है सॉलिड पीसेस। तो लिक्विड बेस क्या होता है? फ्लूइड पार्ट, यानी जो लिक्विड लिक्विड है ना, जैसे कि प्लाज्मा एंड सीरम। ठीक है, फिर सेकंड बात करते हैं सॉलिड पीसेस की। अब उसके अंदर क्या क्या है? तो उसमें क्या होता है? सेलुलर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड कंपोनेंट पर प्रेजेंट है और सेलुलर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अब हमें इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, हर फंक्शन को देखना है, क्योंकि ये तुम कितनी भी बड़ी क्लास में पहुंच जाओ, ठीक है, हर बार तुम्हारे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है। इवन ये बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में भी है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब देखते हैं फ्लूइड कंपोनेंट। तो फ्लूइड कंपोनेंट क्या क्या होता है, यानी कि लिक्विड बेस को हम देखने वाले हैं। तो इसमें होती हैं दो चीज़ें, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सीरम। तो प्लाज्मा क्या होता है? द लिक्विड पोर्शन कंटेनिंग ऑल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब एक ऐसा लिक्विड पोर्शन जिसमें क्या होता है? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि जब हमारी चोट लग जाती है तो वो ब्लड क्या होता है? थोड़ी देर बाद खुद ही क्या हो जाता है? वहाँ पे जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। वही जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो ये प्लाज्मा ही अपने अंदर कंटेन करता है, जो कि पूरे कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीरम की। तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट द मेन क्लॉटिंग फैक्टर। अब वो मेन क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? वो होता है फिब्रिनोजेन। तो अब हमें सीरम को जानना हो कि भाई सीरम होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। मतलब कि अगर तुम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है, उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? सीरम बचेगा। तो हम सेकंड आ जाते हैं, डेट इज सेलुलर कंपोनेंट, यानी कि जो भी सॉलिड पीसेस उसके अंदर प्रेजेंट है। हमने लिक्विड देख लिया, अब हम सॉलिड देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखो क्वांटिटी हायरार्की, कि कौन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो मिलियंस, लैक्स एंड थाउजेंड्स, बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसीज, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। कितने में? मिलियंस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो कि लैक्स में प्रेजेंट होती है। और ऐसे ही हम आगे भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आरबीसीज, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मिलियन में प्रेजेंट होते हैं। इनका रोल क्या होता है? ऑक्सीजन यानी O2 को डिलीवरी करना। मतलब कि हर जगह बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रैवल कराना, कैरी करने का काम किसका होता है? आरबीसी का, जो कि कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये लैक्स में प्रेजेंट होती हैं, 3 लाख 4 लाख अराउंड इतना कुछ होता है। ठीक है, इसका रोल क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरी साइट्स। जहाँ पे भी चोट लग जाती है उधर क्या कर देना? क्लॉटिंग कर देना। क्या ज़रूरत होता है इसके लिए? विटामिन के की भी नीड होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जो कि थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सबसे कम अमाउंट में डब्ल्यूबीसी ही प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसका रोल क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये शोल्जर्स ऑफ द बॉडी का काम करता है। शोल्जर्स बन जाता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये उसको क्या कर देता है? फैगोसाइटोसिस इसका कर देता है, यानी उसे ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल्स के टाइप देख रहे हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रैन्युलोसाइट्स और सेकंड होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एक ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? ये ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं, यानी कि छोटे छोटे से दाने। अब इसके तुम कैसे ट्रिक याद रखोगे? चलो बताती हूँ। बस अपने मन में याद रखो BEN, दैट इज बैन। ठीक है, तो BEN क्या होता है? देखो, BEN तुम्हें याद रखना है। अब वो BEN कैसे? देखो, बेसोफिल,
इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो इससे तुम्हें ये सब याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल क्या काम करता है। तो ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको ख़त्म कौन कर देता है? न्यूट्रोफिल ख़त्म कर देता है। फेगोसाइटोसिस यानी कि सेलुलर ईटिंग, उस चीज़ को खा जाएगा। फिर बात करता है इयोसिनोफिल। अब कैसे रखो ईयू, तो ईयू कैसे? पैरासिटिक इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गई, इन सब चीज़ों से कौन फाइट करता है? इयोसिनोफिल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या होता है? बेस बनाता है। बेस यानी कि वो क्या करता है? फाइट किससे करता है? कैंसर सेल से फाइट करता है और बना देता है मास्ट सेल्स, ठीक है। तो मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये रिलीज़ करते हैं हिपैरिन, जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब कि ये वेसल्स में, नर्व्स में ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, वरना तो जम जाएगा ना। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग को। तो ये काम होता है बेसोफिल का। नेक्स्ट आ जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स पे, यानी इसके अंदर कोई भी ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या होता है वो देख लो। तो मोनोसाइट में क्या होता है? अगर कोई भी मोनोसाइट टिश्यू के अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा? मैक्रोफेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैक्रोफेज बन जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा? मैक्रोफेज में हो जाएगा टिश्यू के अंदर जाके। और क्या कर देगा? इनगल्फ कर देगा पैथोजेंस को, यानी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को खा जाएगा। जैसे जो न्यूट्रोफिल काम करता है ना, वो सेम काम कौन करने लगेगा? मैक्रोफेज। अगर ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियाज वगैरह आने लग गए ब्लड के अंदर तो ये क्या कर देगा? ये भी एक्टिवेट हो जाएगा मोनोसाइट, और क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस ये भी करने लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ ये काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल ये काम करेगा। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, ठीक है। तो लिम्फोसाइट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स को किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है स्मॉल लिम्फोसाइट और एक है लार्ज लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट क्या होता है। इसमें दो तरीके के सेल होते हैं, एक बी सेल और एक टी सेल। तो टी सेल क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बैट फोर्स, यानी कमांड देता है और क्या करता है? फाइट करना शुरू कर देता है जो भी पैथोजेंस है, ठीक है। अब बी सेल्स क्या करता है? ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, मिसाइल्स, यानी कि एंटीबॉडीज़ को बनाता है जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो बी सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए लार्ज लिम्फोसाइट क्या करता है? तो ये नेचुरल किलर सेल्स को बनाता है, डायरेक्टली टारगेट इन्फेक्टेड सेल। और ये नेचुरल किलर सेल क्या करता है? जो भी इन्फेक्टेड सेल है उनको मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जितना भी ब्लड से रिलेटेड कंटेंट था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अगर तुम एक MBBS स्टूडेंट हो, तुम एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, तुम 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अब तुम्हें ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर देने में। तो अब हमारा ये चैप्टर तो मतलब ये टॉपिक तो ख़त्म हो ही गया है। अब हम एक मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं जिससे कि तुम इस सबको याद कर सको। तो सबसे पहले देखते हैं सेल काउंट्स। तो सेल काउंट्स क्या होता है? याद रखो, रेड पांडा बॉक्स, यानी कि जो रेड कलर का पांडा है, वैसे तो नहीं होता, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, यानी कि रेड पांडा बॉक्स। तो यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं RBCs, जो कि क्या मिलियंस में होते हैं। फिर होते हैं प्लेटलेट्स, जो कि 3 to 4 लाख के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं WBC, जो कि मिलियंस में नहीं थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी मिलियन, फिर लैक्स और फिर थाउजेंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर याद रखो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, जिसे हमने कैसे याद रखा था? BEN से याद रखा था, बैन से। और ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? मैन लैक ग्रैन्यूल्स, यानी कि मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। आप तो ये जानते ही होंगे कि जो ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट है वो WBC के ही पार्ट्स हैं। फिर आपका पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। ब्लड से रिलेटेड जितने भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको बता दी है विद ईजी ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।